मैटर की सॉलिड स्टेट क्या होती है और आप सॉलिड स्टेट मटेरियल्स को कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताइए। आज हमने स्टार्ट करना है सॉलिड स्टेट, ठीक है बात। और मैं आपको बताऊं भाई, ये चैप्टर ग्रुप थ्योरी के बाद भाई हमने इसलिए ऐड कर रखा क्योंकि भाई ग्रुप थ्योरी में जो आप चीज़ें पढ़ते हो ना, उनका भाई काफ़ी सारा इस्तेमाल यहाँ पर भी होता है। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसमें पहला टॉपिक बताओ क्या हमारे पास, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। पहले हम भाई बात करेंगे कि सॉलिड्स कहते किनको हैं और इनको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किए हैं। पहला क्या होगा आपका डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स, फिर क्या होगा आपका भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो भाई आपने भाई सॉलिड्स आपको पता है मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उनमें से एक स्टेट का नाम क्या होता है, सॉलिड स्टेट। और उसको आप भाई कैसे आइडेंटिफाई करते हो, इसकी डेफिनेट शेप होती है। अमूमन ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं भाई, ठीक है। और क्या होते हैं इनकी डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इजंट इट। मान लो भाई एक ब्रिक है, एक ईंट है, उस ईंट की जो शेप है वो शेप उसकी वैसी रहती है। और वो ईंट मान लिया भाई 1 लीटर पानी डिस्प्लेस करती है, बोलो भाई। तो ऐसा नहीं है उस ईंट को भाई कहीं और रखने पर उस ईंट को मैं टेबल पे रखूं, बोलो भाई, या भाई ज़मीन पे रख दूं, उसकी वॉल्यूम क्या रहेगी, 1 लीटर ही रहेगी, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती। दूसरी तरफ जो क्या भाई जो गैसेस है या क्या है लिक्विड्स, आपको पता है जो लिक्विड्स उनके पास क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। वॉल्यूम कैसे भाई, अरे भाई 1 लीटर पानी 1 लीटर रहता है, उसे आप उसको आप भाई एक मटके में डालो, या उसको आप भाई किसी क्या बोलते हैं किसी जो कोई जग हो भाई उसमें डाल दो, ठीक है। या आप उसको किसी बकेट में डाल दो, 1 लीटर पानी में रहेगा, 1 लीटर रहेगा ना। लेकिन अगर आप उसको भाई किसी लोटे में डाल दिया तो वो लोटे की शेप ले लेता है। आपने उसको भाई किसी बोतल में डाल दिया तो बोतल की शेप, आपने उसको किसी भाई जग में डाल दिया तो भाई जग की शेप। उसकी शेप क्या नहीं होती, डेफिनेट, लेकिन वॉल्यूम क्या होती है, डेफिनेट। जो गैसेज होती हैं उनके पास ना डेफिनेट शेप और ना डेफिनेट वॉल्यूम। पता होगा ना आपको भाई, गैसेज आपने जिस कंटेनर में डाल दी उसी कंटेनर की शेप एक्वायर कर लेंगी और वॉल्यूम भी क्या होगी, जो भी अवेलेबल वॉल्यूम होगी उसी में फैल जाएंगी वो, इजंट इट। तो लिक्विड्स और गैसेस से भाई सॉलिड्स कैसे होते हैं डिस्टिंग्विश, तुम क्या बोलेंगे, गैसेस के पास क्या होती है, ना डेफिनेट शेप ना डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड के पास क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। और सॉलिड्स के पास क्या होती है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये चौक है भाई, इसकी वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट, और इसकी शेप जैसी इसकी भी वैसी शेप रहेगी। अगर मैं इसको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करता तो बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं समझे बात भैया, ओके ठीक है। तो हमको पता है भाई, और आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊं भाई 2 तरह के होते हैं। क्या भाई, सॉलिड्स आपको तो पता लगेगा कि वो सॉलिड्स होते क्या हैं, ठीक है। और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई, स्टेट ऑफ द मैटर हैविंग नॉन रिजिडिटी एंड स्टेट ऑफ मैटर हैविंग नॉन रिजिडिटी, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। और भाई जो मटेरियल से स्टेट ऑक्यूपाई जो मटेरियल्स ये स्टेट रखते हैं, बोलो भाई, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, सॉलिड स्टेट मटेरियल्स या सिंपली सॉलिड्स। ओके, अब आप ये देखें भाई कि जो सॉलिड्स हैं उनको फिर हम किन कैटेगरीज में बांटते हैं। मेन 2 कैटेगरीज कौन सी होती हैं उनकी, वो एक होते हैं आपके पास कौन से भाई, अमोर्फस सॉलिड, क्या होते हैं आपके पास भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बात आपको पहले पड़ी, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। आपको आगे पढ़ोगे भाई, अगर मान लिया जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, देखो किसी भी सॉलिड के क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, रेगुलरली रेंज्ड, तो हम क्या बोलेंगे उसको, क्या ये क्रिस्टलाइन। और अगर वो रेगुलरली रेंज्ड नहीं तो हम क्या बोलते हैं उनको भाई, अमोर्फस। बात आपको पहले पड़ी, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन। ये आपको आगे और आपको पढ़ाएंगे डिटेल्ड, ठीक है, इनके बारे में।
लेकिन आपको पता लगा सॉलिड की दो मेन प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से भाई आप सॉलिड को आपसे एग्जांपल पूछे भाई, देखो बहुत सिंपल चीज़ है, आपने ये इवन मेरे ख्याल से भाई 11th-12th में पढ़ी है ना ये बातें भाई, इजंट इट भाई। ये जो बोर्ड है भी क्या है, एक सॉलिड मटेरियल, इसकी शेप भी क्या है डेफिनेट, इसकी वॉल्यूम भी क्या है डेफिनेट। ओके, अब बताओ बात करते हैं भाई क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, कि आप सॉलिड्स को कितने तरीके से बांट सकते हो, कितनी इसकी मेन कैटेगरीज होती हैं सॉलिड्स की। देखो मैं आपको ये बात बताऊँ भाई, क्योंकि जो सॉलिड स्टेट है ना उसको मतलब मटेरियल्स के तौर पे हम बांटते हैं दो कैटेगरीज में, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस, ठीक है। लेकिन इन अमोर्फस और क्रिस्टलाइन को पढ़ने के लिए हमारे पास थ्योरी कौन सी होती है, डिफ्रैक्शन थ्योरी। क्या होती है, डिफ्रैक्शन थ्योरी। तो भाई जो हमारे चैप्टर रहेगा इसमें पहले तुम क्या पढ़ेंगे, सारे का सारा जो भाई क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जो क्रिस्टलोग्राफी होती है, और बाद में हम क्या पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन थ्योरी। मतलब पहले हम बात करेंगे मटेरियल्स की, और मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं उनके, वो हमारा क्या रहेगा इस चैप्टर में लेटर ऑफ, ठीक है बात। तो बताओ भाई क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड्स को आप मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, एक होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक आपके क्या होते हैं अमोर्फस सॉलिड्स। तो भाई पहले बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किन को बोलते हैं भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टल्स उनको बोलते हैं जिन सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो उनके क्या होते हैं घटक कण। घटक का मतलब क्या होता है भाई, घटक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब भाई घटक कण, अगर मैं इसको भाई शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो, ठीक है। अगर वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है तो हम क्या बोलेंगे, क्या है ये क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की सबसे मेन फीचर क्या होती है, बोलो भाई, कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रेगुलर फैशन में क्या होते हैं अरेंज्ड, ठीक है। और अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं भाई, इसका जो भाई काउंटर पार्ट है, मैं उसकी बात करूं उसे बताओ क्या होता है, इसमें वो रेगुलरली अरेंज्ड नहीं होते, वो इरेगुलरली क्या होते हैं अरेंज्ड। फॉर एग्जांपल मैं इसको भाई इस अरेंजमेंट को एक सिंपल क्या बोलते हैं भाई, एक डायग्राम से बताने की ट्राई करूंगा। आप इमेजिन करें, मान लिया भाई एक पशु मेला है, क्या एक, जिसको आमतौर पर हरियाणा में क्या बोलते हैं डांगरा का मेला, तो होगा ना कोई चीज़ है भाई, एक पशु मेला है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, ओके। तो ये मानो भाई यहाँ पर एक तो क्या बंदी हुई है, एक गाय एक भैंस, एक गाय एक भैंस, एक गाय एक भैंस, नहीं भाई ये क्या है, गाय भैंस गाय भैंस गाय भैंस गाय भैंस गाय, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो अगर भाई मतलब अगर ये जो यहाँ पर इस ग्राउंड में गाय भैंसें बंधी हुई हैं, अगर वो अल्टरनेट है, मतलब एक गाय है तो एक भैंस है, फिर एक गाय है तो एक भैंस है, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। तो यहाँ पर एक रेगुलर क्या है अरेंजमेंट, इन भाई इन पशुओं के यहाँ पर बंधने का जो एक पैटर्न वो बहुत रेगुलर है ना। सिमिलरली जो हमारे पास क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी क्या होते हैं भाई रेगुलरली क्या होते हैं अरेंज्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी लैटिस, क्या बोलते हैं लैटिस। अगर उसकी लैटिस में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रेगुलरली अरेंज्ड, तो क्या बोलते, क्या ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी तरफ अगर आप ये मानो भाई किसी तरीके से भाई कोई शरारती तत्व आके भाई, और जितनी भी ये गाय भैंसे बंधी हुई हैं इन सभी के जो बेल हैं, अरे जो चेन होती है इनकी, वो खोल दो इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब सारी गाय भैंसे इसमें भागने दौड़ने के लिए क्या है भाई आज़ाद है ना, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब वो क्या होंगे इसमें आपस में मिक्स नहीं जाएंगे बिल्कुल, अरे बोलो भाई अब वो इसके अंदर रैंडमली घूम रही है, ठीक है। मतलब अब वो अरे भाई तो टाइम के किसी मोमेंट पे उनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा रैंडम। अब हम ये नहीं बोल सकते कि एक गाय के चारों तरफ एक गाय के चारों तरफ 4 भैंसें बंधी हुई, नहीं हो सकता है गाय के चारों तरफ 3 भैंस हो, अरे जस्ट इमीडिएट नेबरहुड में, नहीं होता आपको पहले पड़ी। तो उनका अरेंजमेंट क्या हो जाए रैंडम, तो क्या होता हमारा अमोर्फस, ठीक है ना। तो चलो पहले वाले की मैं बात कर लेता हूँ भाई, किसकी बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, अरे पहले सारी बात कर भाई किसकी रहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ठीक है। तो ये आपको फीचर मालूम पड़ गई, ठीक है। दूसरी इसकी बताओ फीचर क्या होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, कि ये क्या होते हैं एनआइसोट्रोपिक, क्या होते हैं ये एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपी क्या होती है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, समझे बात, या भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं अगर वो अलग अलग डायरेक्शंस में क्या है अलग अलग वैल्यू रखती हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको
एनाइसोट्रोपी। तो क्यूबिक क्रिस्टल को छोड़ के किनको भाई, सभी क्रिस्टल्स क्या रखते हैं, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज का अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग क्या होती है, उनकी वैल्यू होती है। समझ गए बात? अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ आपको? अच्छा और बताओ क्या होता है, और क्या होता है इनकी भाई, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ये क्लीन के क्या देते हैं, कट। इनका हमको क्या मिलता है, अगर आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटोगे ना तो बिल्कुल क्या होगा, क्लीन कट जाएगा वहां पर। जैसे मान लिया भाई आपने देखा होगा लैब में हमारे पास क्या होती है, क्या बोलते हैं हमारे पास भाई, क्या सोडियम मेटल नहीं होती क्या, है ना? चाकू से भाई आप वो सोडियम मेटल की बिल्कुल भाई बर्फी से नहीं काट देते क्या, है ना? बिल्कुल क्या मिलता हमको भाई, क्लीन कट। समझ गए बात भाई? ये क्या इसकी, ये भी इसकी एक खास प्रॉपर्टी। ओके और बताओ भाई, और इनकी भाई जो क्रिस्टल्स हैं उनकी बताओ और खास प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन में शार्प पीक देंगे क्या, एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या देते हैं ये, शार्प पीक। ठीक है, जब आप किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड का एक्सरे डिफ्रैक्शन रिकॉर्ड करोगे ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा, तो वहाँ पर आपको बिल्कुल शार्प पीक्स मिलेंगी। ये भी क्या होती है, इसकी कोई क्या होती है, फीचर होती है। ओके और बताओ क्या होता है, इसका जो कूलिंग कर्व होता है उसमें आपको एक क्या बोलते हैं, ब्रेक देखने को मिलेगा। अगर आप किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड को, बोलो भाई, आप किसी क्रिस्टलाइन कंपाउंड को भाई, मान लिया हमारे पास कोई मेल्ट है, मान लिया हमारे पास क्या है, कोई भाई मेल्ट है, कोई क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, उसको आपने मेल्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर तो बताओ क्या हमारे पास, बताओ भाई टेम्परेचर, और ये बताओ क्या है, टाइम। ठीक है, तो इसका जो कूलिंग कर्व वैसा होता है, यानी कि शुरुआत में क्या होगा, ये लिक्विड ही है, मेल्ट ही है, टाइम बीतेगा तो भाई इसका टेम्परेचर क्या होता आएगा, कम होता आएगा, इजंट इट? लेकिन एक खास टाइम के बाद इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। मतलब टाइम बीतता रहेगा लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट। आपको ऐसा कैसे हो जाता है भाई, इसको बोलते हैं कूलिंग कर्व। क्या बोलते हैं इसको? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम पे क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है। क्या, जो मेल्ट था ना हमारे पास, उस मेल्ट में क्या शुरू हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन। आपको उससे क्या होता है, अब भाई जब क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन, उससे हीट रिलीज होती है। क्या, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, हीट रिलीज होती है भाई, उसको बोलते हैं हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पता होगा ना आपको इस चीज़ का भाई? अब वो हीट रिलीज कहाँ हो रही है, पहले तो भाई सिस्टम में होएगी, सिस्टम से बाहर तो बाद में जाएगी भाई, इमीडिएटली तो हीट कहाँ रिलीज होती है, इस सिस्टम के अंदर ही, इजंट इट? तो आप ये बताओ भाई, इसलिए क्या होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर उसका लगातार कम हो रहा था, अब लगातार इसमें से क्या निकलने लगी भाई, हीट। अरे बोलो भाई, तो वो उस कमी को क्या कर देती है भाई, वो उस कमी को जो वहां पर हीट रिलीज होएगी वो तो क्या करेगी, उसको बैलेंस कर देगी भाई। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन जब ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई, उसके बाद क्या होगा बताओ भाई, यहाँ यानी यहाँ से यहाँ पर क्या था, ये लिक्विड, और यहाँ तक क्या है, लिक्विड। लेकिन यहाँ पर क्या शुरू हो गया इसका भाई, सॉलिडिफिकेशन। और फिर क्या भाई, यहाँ पर ये सॉलिड लिक्विड मेल्ट, मतलब एक तरह से दोनों फेज यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। फिर यहाँ पर क्या है, सॉलिडिफिकेशन कंप्लीट, उसके बाद भाई सॉलिड ही क्या होता है, फर्दर कूल। बात आपको पहले पड़ेगी, बस सिंपल बात। यहाँ पर क्या होता है कि हमें क्या मिलता है, यहाँ पर एक बताओ, हमको यहाँ पर क्या मिलता है बताओ भाई, इनके कूलिंग कर्व में क्या होता है, एक ब्रेक होता है। बात आपको पहले पड़ेगी। ये बताओ क्या होते हैं भाई, क्रिस्टल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अगर हमको ये फीचर्स मिलते हैं तो तुम क्या बोलते हैं कि क्या है ये, क्रिस्टल। और ये फीचर हमको ना मिले तो हम क्या बोलते हैं भाई, क्या है, अमोर्फस। नहीं समझे बात भाई? इनके आपको आगे बताएंगे अमोर्फस के बारे में और भी, ठीक है ना? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आ गया ना आपको ये, ठीक है? तो भाई अब चलो हम बात कर लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आप कितनी कैटेगरीज में बांट सकते हो। अब ये होते हैं भाई 4 तरह के मेनली, तो कौन से, आयनिक क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, एटॉमिक क्रिस्टल्स और मेटालिक क्रिस्टल्स। पहले बात बताओ किसी करते हैं आयनिक क्रिस्टल्स की। अब देखो मैं आपको बताऊं भाई, जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं, अब अगर जो मटेरियल आपके पास है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे हों, बोलो भाई, आयंस। आयनिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं, तो वही बात आपको पता है,
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे अरेंज होंगे? रेगुलरली। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। तो हम क्या बोलें, क्या है ये? आयनिक क्रिस्टल। इसका वो एग्जाम्पल तो कौन सा है? इसका एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है? NaCl। NaCl इसका भी बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन होती है ना, और ये अल्टरनेट फैशन में क्या होती है? अरेंज्ड। पता होगा ना आपको भाई? अगर मैं यहाँ पर इसको भाई विजुअलाइज करने ट्राई करूँ तो बताओ क्या होता है? यहाँ पर कौन है? अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में एक्सपेंड करूँ तो क्या यहाँ पर कौन होती है? Na, यहाँ पर Cl, Na, यहाँ पर Cl, Na, Cl, Na, Cl, Na, Cl, Na, Cl, Na, Cl। मैं तो आपको पहले पढ़े भाई, आपको भाई कि यहाँ पर एक Na को कितने घेर रहे हैं बताओ? 4 Cl घेर रहे हैं। नहीं, इसको भी 4 Cl ना घेर रहे। अब एक इसके ऊपर रख दो Cl और एक इसके साइड में रखो भाई। बात आपको पहले पड़ी? मैं तो क्या क्या हमारे पास ये समझ गया बात भाई। तो यहाँ पर ये रेगुलरली अरेंज नहीं है क्या? कि यहाँ पर आपको इनका एक अल्टरनेट पैटर्न आपको देखने को नहीं मिलता क्या? तो तुम क्या बोलेंगे इसको? बताओ इसको क्या बोलेंगे? क्या हमारे पास ये आयनिक क्रिस्टल। मैंने इसकी एक्चुअलिटीज अलग होती है। मैंने जस्ट आपको भाई ये सिंपलिसिटी व्यू में समझाने ट्राई किए। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी क्या? तो इसको क्या बोले? तो भाई और भी बहुत सारी क्या बोले, और इनमें कौन सी फोर्सेस होती हैं? तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं? आयनिक क्रिस्टल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। और कौन सी फोर्स उनको बांधे रखती है बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना बात? ओके। और उसके भाई और आपको पता है, बोलो भाई, ठीक है। और आपको पता भाई ये क्या होते हैं? ये मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं? बहुत अच्छे क्या होते हैं? कंडक्टर। और वही क्या होते हैं? ये हार्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। फिर बताओ क्या आपके पास? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। अब आपको हो गया मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स क्या होते हैं? भाई यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? कोई आयंस नहीं होती, होते तो क्या ये क्रिस्टलाइन ही, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एमएससी की प्रैक्टिस के दौरान आपने भाई क्रिस्टलाइज नहीं किया क्या? है ना? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप भाई रिक्रिस्टलाइज नहीं करते क्या लैब के अंदर? बात आपको पहले पड़ रही है? तो वहां पर तो क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स तो क्या होते हैं? रेगुलरली अरेंज्ड। और वहां पर कॉन्स्टेंट क्या हो गया हमारे पास? बाकायदा मॉलिक्यूल्स भाई। तो इन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। इसका और एग्जांपल कौन है? फॉर एग्जांपल सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या भाई? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ये मॉलिक्यूल क्या होता है? इवन भाई जो आइस है वो भी तो क्या हमारे पास है? आइस में हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर क्रिस्टल भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी गया। तो ये सब क्या है? या फिर आप किसके बताओ भाई? आयोडीन I2। क्या I2 भाई? इसके ये क्या आयोडीन में हमारे पास क्या होती है? सॉलिड फेज में, इजंट इट? तो वो भी क्या होता है हमारे पास? बताओ क्या होता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड। नहीं आपको? और यहाँ पर भाई कौन सी फोर्सेस होते हैं? मेनली यहाँ पर होती हैं, वो तो कौन सी? वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में। ओके। और क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड। नहीं आ गया आपको भाई? एक होते हैं कोवलेंट क्रिस्टल्स। क्या होते हैं? कोवलेंट क्रिस्टल्स। अब कोवलेंट क्रिस्टल्स कौन से होते हैं? बोलो भाई। यहां पर क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, वो होते तो एटम्स ही हैं। बोलो भाई। लेकिन वो एटम्स आपस में जुड़े कैसे होते हैं? एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका डायमंड है। फॉर एग्जांपल क्या आपका भाई? डायमंड है। ये तो क्या आपका एक कोवलेंट क्रिस्टल, क्योंकि यहाँ पर तो क्या भाई कोवलेंट बॉन्ड से जो डिफरेंट कार्बन एटम होते हैं, यहाँ पर क्या होता है? एक कार्बन एटम होता है जो वो क्या होता है? वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। फिर ये कार्बन क्या होता है? फिर से क्या होता है बताओ भाई? 4 कार्बन से जुड़ा होता है। नहीं मैं तो आपको पहले भाई, अरे बोलो, समझ गए बात? तो ये क्या आपके कोवलेंट क्रिस्टल। यहाँ पर भाई कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? एटम्स। और बताओ भाई यहाँ पर फोर्सेस कौन सी होती है जो काम करती हैं? बोलो भाई। कोवलेंट बॉन्ड। और याद रखो भाई कोवलेंट क्रिस्टल क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? बहुत हाई होते हैं भाई। ठीक है। और सॉलिड फेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी
मैं आपको बताऊं भाई, ये जो कोवलेंट क्रिस्टल है ये कंडक्टिंग भी हो सकते हैं और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकते हैं। खास बात है क्या भाई, अगर इन्हें पाई बॉन्डेड सिस्टम है तो क्या हो जाएंगे ये कंडक्टिंग, अदरवाइज क्या होते हैं, जैसे डायमंड है, क्वार्ट्ज है, ये तो क्या होते हैं नॉन कंडक्टिंग। लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है कंडक्टिंग। बताओ आपको पहले पड़ गई। लिक्विड फेज में क्या होते हैं भाई बताओ, बहुत इनकी क्या होती है कम कंडक्टिविटी। और बोलो भाई सोल्यूबिलिटी, ये भी तो क्या होते हैं भाई सोल्यूबल नहीं होते, क्यों, इनका भाई ओवरऑल साइज क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा होगा भाई, कोवलेंट बॉन्ड तो वहाँ पर जाकर टूटेगा नहीं सॉल्यूशन फेज में। और बताओ फिर क्या होते हैं आपके पास मेटेलिक क्रिस्टल्स। बताओ भाई अब मेटेलिक क्रिस्टल्स कौन से होते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था अभी स्टार्टिंग में, सोडियम मेटल है ना भाई। क्या सोडियम मेटल होती है क्या, सोडियम मेटल अगर आपके पास है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं बताओ भाई, आपको सोडियम एटम्स, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, सोडियम एटम वहाँ पर होते हैं, ठीक है बात। लेकिन भाई वहाँ पर ना तो उनके बीच में क्या होते कोवलेंट बॉन्ड, समझे मेरी बात भाई। अब वो सोडियम के अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता क्या भाई, मैं फिलहाल एक नहीं, आपके बाद आपने सुना होगा एक इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, सुना आपने कभी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, उसमें क्या मानेंगे, क्या एक सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता है ना, कौन सा, एक तो भाई देखो आपको तो मेटल्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की दो थ्योरीज होती हैं, एक होती है अरे बैंड थ्योरी, पता होगा ना आपको भाई, जो एमओ थ्योरी आती है, एक हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो मैं आपको प्रिमिटिव साइंस में बैंड थ्योरी आपको भाई इस चैप्टर में पढ़ाएंगे आगे, लेकिन मैं फिलहाल आपको बताऊं भाई जो हमारे पास क्या बताओ भाई, बताओ इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, मैं आपको उससे बता रहा हूँ इसको, सिंपल बात बताओ क्या होता है। ये क्या मानता है कि सोडियम मेटल जो होती है उसमें बहुत सारे सोडियम के एटम होते हैं, लेकिन सोडियम के एटम को बताओ क्या होता है हमारे पास, बोलो भाई, वो सोडियम के एटम में क्या होते हैं टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैं इसे क्या बोलूँगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस एक एक्स्ट्रा बोलो, क्यों, क्योंकि एक क्या है थोड़ा लूजली बाउंड, तो अगर एक मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया +1 आ गया ना भाई, इसके ऊपर चार्ज क्या भाई +1। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या बोलता है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, इनको इसको बोलते हैं कर्नेल, क्या बोलते हैं इसको भाई, तो ये जो Na+ है ना कर्नेल्स भाई, एक तरह की आयन ही होगी एक तरह की, ये किसको बनाती है मेटेलिक सॉलिड्स को, मेटेलिक क्रिस्टल्स को। फिर आपको होगा भाई NaCl में क्या था, वहां पर तो अपोजिटली चार्ज क्या थे, तो बंद आ रहेगा वहां पर। यहां पर अगर मैं सारी क्या जोड़ दी Na+ आयंस यानी कर्नेल्स भाई, तो फिर ये जुड़ती कैसे हैं, ये रिपेल क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना ये मैंने अलग से कंसिडर कर रखा है ना, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन का एक समंदर सा मान लो भाई, इलेक्ट्रॉन क्या है इसे मूव करने के लिए क्या होता है बिल्कुल फ्री होते हैं। तो दो हमारे पास क्या हो कर्नेल, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो दोनों को बाइंड नहीं करेगा क्या, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो हम क्या मानते हैं कि हर सोडियम के पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है लूजली बाउंड है। तो मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, मान लो हमारे पास 100 सोडियम एटम है, तो 100 हमारे पास क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, और 100 क्या हो कर्नेल्स, बोलो भाई। तो जो 100 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास उनका एक आप रैंडम क्या बना दो, एक तालाब सा बना दो भाई, अरे एक सी इलेक्ट्रॉन सी, और उसमें क्या हमने रख दी बताओ भाई ये सोडियम प्लस आयंस, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो सोडियम प्लस तो क्या होगी, तो क्या होगी तो कर्नेल्स तो क्या है प्लस, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास भाई, वो चारों हर तरफ फैले हुए हैं, तो क्या दो सोडियम आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूम रहे हैं क्या, तो वो इलेक्ट्रॉन्स दोनों को आपस में बांधने का काम करते हैं। आपने पढ़ा मॉडल है ना, वो बहुत ईजी मॉडल होता है, नहीं समझे बात, इसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है। बोलो भाई देखो एक मेटल आयन ये रही, एक मेटल आयन ये रही, और यहाँ बीच में कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये आपको ये सोडियम एटम था, ये आयन कैसे हो गया, अरे भाई इसका एक इलेक्ट्रॉन था ना वो कहीं कहीं भाग रहा है इसके अंदर भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, वो फ्रीली इसके अंदर मूव कर सकता है। उसी से फिर आप क्या एक्सप्लेन करते हो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या है फ्री है लूजली बाउंड है, वो इस क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। बैंड थ्योरी को अलग से एक्सप्लेन करते हुए उसका मैकेनिज्म अलग है, वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करती है, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, आपको ये पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको मालूम पड़ गया भाई कि क्या होते हैं मेटेलिक क्रिस्टल्स,
आया कि नहीं आपको ये? अब बताओ क्या हमारे पास भाई, अमोर्फस सॉलिड, तो जो प्रॉपर्टी किसकी थी बताओ हमारे पास, क्रिस्टलाइन। अच्छा मेटेलिक सॉलिड्स में बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो क्या होगी, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नेल्स, बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, मतलब मेनली हम कर्नेल बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन तो क्या फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि अमोर्फस सॉलिड, अच्छा वहां पर बॉन्ड कौन से होंगे, मेटेलिक बॉन्ड, क्या होंगे वहां पर भाई, मेटेलिक बॉन्ड्स। अब आप मुझे बताओ कि अमोर्फस सॉलिड्स क्या होंगे, अमोर्फस सॉलिड्स, तो जो प्रॉपर्टी किसकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की वो ना हो सॉलिड के अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ऑटोमेटिकली अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या था, पार्टिकल्स क्या थे, रेगुलरली, यहां पर क्या होते हैं इरेगुलरली अरेंज्ड। इरेगुलरली आप कैसे अरेंज करोगे, मान लिया आपके पास बहुत सारे पीले बेर और बहुत सारे हरे बेर हैं, पता ना कोई, एक होते हैं पीले बेर, एक क्या होते हैं हरे बेर, ठीक है, और एक होते हैं लाल बेर, एक लाल बेर भी होते हैं, बात आपको बोल पड़ेगी। तो मान लिया हमारे पास क्या भाई, हमारे पास क्या भाई, एक वेसल में क्या बहुत सारे पीले बेर, एक में क्या है हरे बेर, एक में क्या भाई लाल बेर, हमने तीनों मिला कर ऐसे मिला दिया, तो सब क्या है रैंडमली क्या है उसमें क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए उस मेन बॉक्स के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे ये अमोर्फस अरेंजमेंट को शो कर रहा है ये, नहीं बता आपको पहले भाई। और आप इनको प्रॉपरली रखते हो, एक पीला बेर, एक हरा बेर, एक लाल बेर, एक पीला बेर, तो ये क्या हमारे पास भाई क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, आसान है कि मुश्किल है। तो अमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि पार्टिकल्स रेगुलर अरेंज नहीं होते भाई, देखो बहुत सिंपल टॉपिक है, आपने 12वीं में पढ़ रखा है ये, ठीक है, लेकिन भाई क्योंकि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भाई हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हम उसको बिल्कुल ए से शुरू करते हैं, ताकि आपको भाई जो कॉन्टेक्स्ट वो समझ में आता जाए, ठीक है ना बात। लेकिन आगे ना आपको ये, अच्छा और क्या प्रॉपर्टीज, और इसकी भाई क्या प्रॉपर्टीज होती है बताओ, एक क्या होता है आइसोट्रोपिक, आपको ऐसे आइसोट्रोपिक कैसे भाई, क्योंकि कोई भी क्या हो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी क्या होता है हमारे पास, तो आपको इमीडिएट नेबरहुड में बेशक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक सा नजर ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या बिल्कुल भाई सेम नजर आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी कैसे। अरे भाई मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि बताओ भाई, अरे इसके अंदर मानो बहुत सारी गाय और भैंसें इसके अंदर भाग दौड़ रही हैं, ठीक है बात, तो हो सकता है इस भैंस के अराउंड भाई 3 गाय हो और एक क्या हो भैंस, ठीक है, तो हमें बताओ क्या लगेगा ये कि ये बताओ क्या है भाई, अरे आइसोट्रोपिक अरेंजमेंट नहीं पार्टिकल्स का, समझे बात भाई, मतलब यहाँ पर भाई होमोजेनिटी नहीं है, यहाँ पर क्या होती है हर डायरेक्शन में क्या होती है कि होमोजेनिटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरे इसके अगर आप दूर तक जाओगे ना भाई, दूर तक जाओगे तो मान ले ये जो बीच में भैंस थी भाई, अगर आप इसके बिल्कुल एंड तक गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मान लिया आपको 10 भैंसें देखने को मिली ना, तो तकरीबन 10 भैंसें आपको मिलेंगी इस डायरेक्शन में, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो, इसीलिए हम क्या बोलते हैं भाई, तो क्योंकि यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाती हैं, अरे होमोजिनाइज, अरे यहाँ पर एक होमोजिनिटी यहाँ पर आ जाएगी भाई, सुन जो बात, अरे बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक होमोजिनिटी आ जाएगी चारों तरफ, पार्टिकल्स का एक सा अरेंजमेंट हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्या आती है, इसीलिए यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शन क्या होती है सेम, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी हो, समझे बात। अरे बोलो भाई, जैसे ग्लास क्या होता है अमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टल क्या होता है अमोर्फस, सॉरी अभी ग्लास क्या होता है अमोर्फस है ना, और जो सिंगल क्रिस्टल होते हैं वो क्या होते हैं क्रिस्टलाइन, नहीं बात आपको बोल भैया, अरे बोलो भाई, तो जो क्या होता है हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स में अलग, वाई में अलग और जेड में अलग होता है, लेकिन ग्लास का कोई बॉक्स है टुकड़ा हमारे पास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमारे पास ग्लास का क्या है क्यूबिक टुकड़ा, ग्लास का है लेकिन ग्लास वो उसमें क्या होगा सभी डायरेक्शन क्या होगा एक सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। और बताओ क्या प्रॉपर्टीज होती हैं अमोर्फस सॉलिड्स की, ये कह देते हैं हमको, ये भी इनका कट क्या बोलते क्लीन नहीं आएगा, आप किसी अमोर्फस सॉलिड को काटने की ट्राई करोगे ना आपको कभी भी क्लीन कट नहीं मिलेगा। जैसे भाई जो चप्पल होती है क्या भाई, रबर होती है, चप्पल होती है, क्या होती है हमारे पास भाई, चप्पल क्या होती है अमोर्फस सॉलिड होता है भाई, आपको पता होगा ना भाई, देखो मुझे आपका पता नहीं, लेकिन हम जब बच्चे थे, ठीक है, तो हम
चप्पल के जो टायर होते थे ना, जो पुरानी चप्पल होती है भाई, पुरानी चप्पल में से हम टायर काट लिया करते ऐसे, उनसे फिर नहीं एक क्या बोलते हैं खिलौना वो बनाया करते भाई, है ना, उसको हम बोलते थे गडगेड़ा। क्या उसका नाम क्या होता है? गडगेड़ा उसको बोलते थे भाई। ठीक है, तो आप ये बताओ भाई, जो ये तो हम जब कभी चप्पल के टायर काटने ट्राई करते हैं, वो कभी इनको चाकू से काटते हैं चप्पल को गोल काट, वो कभी मतलब भाई प्रॉपर कट नहीं लगता उसके अंदर, है ना। इसका फिर हमने एक सोल्यूशन बनाया था, हम उसको काटते नहीं थे, फिर एक गिलास गर्म किया, उससे सारे भाई एक से टायर निकलते। फिर बात आपको पहले पड़ी नहीं, बात आपको पहले पड़ी क्या? लेकिन वो हमने काटा नहीं है, वो गिलास हमने भाई गर्म करके उसके ऊपर रखा है। ठीक है बात, ओके। उससे भी फिर थोड़ी ही मैं आपको बताऊं भाई, इतना अच्छा कट नहीं आया करता मतलब, लेकिन बहुत रेगुलर आ जाया करता कट। ठीक है, तो बात यह है, अगर आप किसी चप्पल को भाई, किसी रबर को, कोई रबर शीट है, अगर आप उसे काटने ट्राई करोगे ना, तो वो होमोजीनियस सॉरी क्लीन कट आपको कभी भी नहीं देगी। एजेंट होता है ना ऐसा भाई। और बताओ क्या होता है, और इनके कूलिंग कर्व में कोई ब्रेक नहीं होता। अगर भाई ये क्या है टेम्परेचर, ये क्या है टाइम, अगर हमारे पास क्या है किसी अमोर्फस कंपाउंड का मेल्ट, समझ के बात, ये ऐसे ठंडा होता आएगा, मतलब टाइम गुजरता जाएगा, अमोर्फस कंपाउंड का मेल्ट ठंडा होता जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं आपको समझ आया? तो भाई इनके कूलिंग कर्व में बताओ क्या नहीं होते भाई, ब्रेक्स नहीं होते। ठीक है ना बात, ओके। और मैं आपको बताऊं कि जो अमोर्फस कंपाउंड होते हैं, अगर आप उनका एक्स-रे डिफ्रैक्शन रिकॉर्ड करोगे, एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या होता है आपको आगे पढ़ाएंगे चैप्टर में। अगर आप अमोर्फस कंपाउंड्स का एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करोगे, तो वहां पर आपको पीक्स नजर नहीं आएंगे। क्या आपको वहां पर शार्प पीक्स नजर नहीं आएंगे, वहां पर आपको भाई एक हम्प नजर आएगा। वो हम्प आ सकता है, देखो अगर मान लिया क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, उसमें तो क्या होता है ऐसी पीक्स आएंगे बिल्कुल शार्प। बोलो ये क्या है 2 थीटा, थोड़ा आपने याद होगा, आपको पढ़ाएंगे आगे। ये क्या है 2 थीटा, और ये क्या बताओ भाई CPS, काउंट पर सेकंड भाई, यानी कि इंटेंसिटी। ये है CPS, ये क्या है 2 थीटा। तो ये बताओ क्या रखे हमारे पास पीक्स। तो अगर हमको ये नजर है तो हम क्या बोल देते हैं, बोलो भाई, अगर ये नजर है तो हम क्या बोल देते हैं, क्या ये क्रिस्टलाइन। ठीक है, और अगर मुझे भाई एक ऐसा हम्प नजर आए, नहीं समझे बात भाई, जिसका मैक्सिमम तकरीबन क्या है, 30 डिग्री पे 30-35 के आसपास होता है यूजुअली, तो भाई क्या है ये अमोर्फस कंपाउंड। ठीक है, मैं आपको बताऊं भाई, एक बारी नेट में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और वो क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन ही गलत है। वो क्वेश्चन ये था कि भाई आप कैरेक्टराइज कर सकते हो आप एक्स-रे डिफ्रैक्शन से। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नेट में आ रखा है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत है। मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन ये था कि आप एक्स-रे डिफ्रैक्शन से किसको कैरेक्टराइज कर सकते हो। ऑप्शन था अमोर्फस कंपाउंड। अब मुझे भाई, मैं क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन की वो नहीं पता, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ऑप्शन क्या थे, लेकिन उसका मीनिंग ये था, एक ऑप्शन था भाई कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स ओनली, एक था अमोर्फस कंपाउंड्स, और एक क्या था क्रिस्टलाइन और अमोर्फस दोनों, एक था नन। समझ के बात। तो आंसर की में आंसर क्या था, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स, क्योंकि भाई आप आगे पढ़ोगे एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा से आप क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स को मालूम कर सकते हो भाई, कैरेक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद उसमें जो अरेंजमेंट होता है ना पार्टिकल्स का, वो भी ढूंढ सकते हो। बोलो भाई किससे, एक्स-रे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रा से। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, अब भाई कैरेक्टराइज करने मतलब क्या होता है कि भाई कैरेक्टराइज करने की इमीडिएट डेफिनेशन क्या होती है, ये पता करना कि मेरा अमोर्फस है कि नहीं है, या क्रिस्टलाइन है कि नहीं है, मेन तो ये होता है। तो वो क्वेश्चन गलत कैसे था भाई, वो क्वेश्चन गलत ऐसे था क्योंकि मैं भाई जब PhD में था तो हमारे पास काफ़ी सारे, जैसे भाई हम भी हमारे पास मान लिया कोई इंस्ट्रूमेंट, हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो रखा है, ठीक है, या भाई हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ड्यूरिंग रिसर्च, तो हम भी अपने सैंपल लेके कहाँ जाया करते, DU भाई, JNU या PU या एम्स, ताकि भाई वहाँ पर मान लिया हमारा भाई सैम खराब हो रखा है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और हमको भाई एक पेपर पब्लिश करना है और हमारे पास सैम नहीं है, तो हम अपना सैंपल कहाँ जाएंगे,
PU में, DU में, अब कहीं पर ही भाई, ठीक है बात। और वहाँ पर बोलेंगे भाई कि भाई वहाँ पर जो फीस होती है ना वो फीस कटवाएंगे, समझ गए बात। हालांकि उस फीस के पैसे आपको भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, अगर आपका JRF है उसके पैसे आपको रिफंड हो जाते हैं, समझे बात। मैं कई बार भाई DU से, PU से, एम्स से मैंने कई सैंपल करवाए थे अपने, ठीक है बात। जो हमारे पास मशीन नहीं होती थी, जैसे टाइम होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो भाई आपका अगर JRF है तो वहाँ से आपको भाई क्या बोलते हैं, आप जब सैंपल करवाते हो, सैंपल को आप भाई क्या करते हो, कैरेक्टराइज, तो वहाँ से आप क्या ले आओ, उनका बिल ले आओ कि भाई मैंने भाई रिसर्च के लिए सैंपल करवाया था, कैरेक्टराइज, ठीक है, फलां यूनिवर्सिटी से, फलां उससे भाई, और ये उनका बिल है, तो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आप ये शो कर दो ना कि भाई अगर आप टिकट दिखा दो कि मैं दिल्ली तक गया था बस में, वो टिकट के पैसे आपको मिल जाएंगे। खैर मैंने भी टिकट के पैसे नहीं लिए समझे बात, ओके। लेकिन भाई क्योंकि सैंपल के पैसे भाई 4-5 हज़ार रुपये लगते थे, 2-3 सैंपल आपके हो गए, आपके 4-5 हज़ार रुपये बिल आ गया भाई, तो वो आप ड्यूरिंग रिसर्च अपनी जेब से पे नहीं करते, वो आप कहाँ से वसूल करते हो, गवर्नमेंट से, ठीक है बात। तो भाई हम भी बाहर जाया करते, तो कई बार भाई उनका कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो रखा हो या उनके पास ना हो तो वो हमारे पास आया करते, ठीक है। और मैं भाई क्योंकि यहाँ पर भाई XRD का इंचार्ज था, ठीक है, तो आमतौर पर मैं आपको तो भाई स्कॉलर को क्या बना देते हैं इंचार्ज, समझे बात। तो कोई बाहर से कोई सैंपल आता है तो वो हमको करना होता था, ठीक है भाई। फिर जो वो पैसे भाई MDU के खाते में जाते हैं ये नहीं है। स्कॉलर सिर्फ क्या होता है, जो इंचार्ज होता है वो सिर्फ क्या होता है, इंचार्ज सिर्फ क्या होता है भाई, वो फ्री का टेक्नीशियन होता है। यूनिवर्सिटी को फ्री में टेक्नीशियन ना रखना पड़े, वो जो पर्ची कटती फीस की, वो सोचो भाई वो इंचार्ज की जेब में आता है कोई बाहर से आएगा भाई, ठीक है, कोई सैंपल लेके आया तो वो क्या करेगा, हम बोलेंगे भाई कि पहले आप एक भाई यूनिवर्सिटी के नाम पे पर्ची कटवा के आओ, तो जो सैंपल होगा वो भाई MDU के नाम पे पर्ची कटवाएगा। अरे वो हरी पर्ची आती थी, वो पर्ची लेके आएगा, हमको दिखाएगा भाई, फिर उसका सैंपल करेंगे, समझे बात। तो हमारे पास काफ़ी बारी हमारे पास भाई DU से या भाई क्या बोलते हैं, इवन कई बार हमारा जो खुद का क्या है फिजिक्स डिपार्टमेंट, वहाँ से स्कॉलर्स आते थे जो क्या लेके आया करते, ग्लास, जिनका काम किस पे था, ग्लासेस पे, जैसे भाई। और ग्लास क्या होते हैं, अमोर्फस ग्लास क्या होते हैं, तो कंफर्म करने के लिए भाई, क्योंकि उन्होंने बना लिया मटेरियल ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसपेरेंट तो क्या होते हैं, क्रिस्टल्स भी होते हैं भाई। अब उन्हें क्या पता उनका जो ट्रांसपेरेंट सॉलिड मटेरियल है वो ग्लास है कि क्रिस्टल है, उन्हें कैसे मालूम पड़े इस बात का। तो वो भाई उसका वो क्या करवाया करते, XRD। अगर XRD में पीक आ गई तो आगे रिसर्च नहीं करते, क्यों भाई, वो बनाना क्या चाह रहे हैं, ग्लास बन क्या गया है वो क्रिस्टल। अगर पीक ना एक हम पाए तो ग्लास है भाई, फिर उसके ऊपर फर्दर स्टडीज करते थे कि भाई उसकी भाई जो हार्डनेस है ग्लास की, वो उसकी स्केल की नहीं होता आपको बड़ी बाकी प्रॉपर्टीज वो बाद में स्टडी करते थे, समझे बात। तो ये जो क्वेश्चन था गर्ल्स कैसे था भाई, क्योंकि इमीडिएटली कैरेक्टराइज करना, क्या करना भाई, इमीडिएटली कैरेक्टराइज, क्योंकि ग्लास है क्रिस्टल है, एक्स रे डिफ्रैक्शन दोनों में हेल्प करता है। क्या यानी XRD से आप ये पता कर सकते हो कि अमोर्फस है कि क्रिस्टल है। तो उसमें सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बोथ। अमोर्फस को भी क्या करते हैं क्रिस्टलाइज, और ग्लास को क्या करते हैं क्रिस्टलाइज, सॉरी क्रिस्टल को भी और अमोर्फस कंपाउंड को भी। हाँ ये बात दूसरी है आपको कि भाई अगर आप ये कहो कि भाई इसमें तो एटम का अरेंजमेंट ही पता लग जाएगा, इसमें तो भाई क्रिस्टल में तो फिर क्या होगा, एटम्स का अरेंजमेंट हम मालूम कर सकते हैं उसके XRD स्पेक्ट्रा से। आपको फिर ये बात हमको कहाँ नहीं मिलती भाई, अमोर्फस में जब रेगुलरली अरेंज्ड है ही नहीं तो पता कैसे लगेगा, नहीं पता आपको बड़ी भाई, वहाँ पर जरूरत ही नहीं है, हमको पता है कि अमोर्फस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड, इजंट इट। तो ध्यान रखियो भाई XRD से आप दोनों को मालूम कर सकते हो, क्रिस्टल कंपाउंड है कि नहीं है ये भी, और अमोर्फस कंपाउंड है कि नहीं ये भी। समझ गए बात, ओके। अमोर्फस सॉलिड्स, अब बताओ क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स जनरली आर, ये बताओ भाई क्रिस्टलाइन और अमोर्फस क्या होते हैं, क्योंकि जो क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं ना भाई वो क्या शो कर सकते हैं, आइसोट्रोपी। क्या आपको क्या, अरे कुछ खास क्यूबिक क्रिस्टल क्या शो कर सकते हैं, आपको आगे बताएंगे, बताओ भाई। तो बताओ भाई क्रिस्टलाइन और अमोर्फस कंपाउंड क्या होते हैं जनरली, पहला ऑप्शन है आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, बोलो भाई
आइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक, एनआइसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक। भाई कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन सी। हमको पता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स क्या होते हैं? एनआइसोट्रोपिक। अमोर्फस क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।